नमस्कार दोस्तों, मैथ सीरीज की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मैथ्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए किस तरीके के हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों के आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। आपको बोला गया है हर 3 साल के गैप में एक बच्चा जन्मता है, तो अगर मैं पहले बच्चे को x मान लूं, यानी जिसने सबसे पहले जन्म लिया उसको मैं x मान लेता हूं, तो जो इसके बाद जन्मेगा वो इससे 3 साल बाद जन्मेगा और उसके और इसकी एज के बीच का गैप कितना होगा, 3 साल। ऐसे ही अगर मैं तीसरे बच्चे की बात करूं तो वो पहले बच्चे से 6 साल छोटा होगा। अगर मैं अगले बच्चे की बात करूं तो वो 9 साल छोटा होगा। 3 का गैप पड़ते जा रहा है। हमें बोला गया है 5 बच्चे 1 2 3 4, आपके पास आखिरी बच्चा होगा x - 12। अब आपके पास सबकी एज का एक नंबर आ गया है, तो कहता है 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, यानी इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वो 50 के बराबर होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरे पास निकल के आएगा 1 2 3 4 5 और 6 3 9 9 18 और 12 होते हैं आपके 30। 5x - 30 इनका योग आ रहा है। हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, 50। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5x = ये उत्तर हो जाएगा आपके पास बन जाएगा 80। x की वैल्यू आपके पास आएगी 16, यानी जो सबसे पहले जन्मा था बच्चा जिसकी बर्थ सबसे पहले हुई थी x, उसकी एज है 16। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटे बच्चे, तो सबसे छोटा बच्चा वो होगा जिसकी बर्थ सबसे लास्ट में हुई होगी, यानी x - 12 ये सबसे छोटा बच्चा है। 16 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो एज आपके पास सबसे छोटे बच्चे की निकल के आएगी 4 साल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कहता है एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी एक रेक्टेंगल के अगर लेंथ और ब्रेड्थ में 20% को इंक्रीज कर दिया जाए, 20% लेंथ में 20% ब्रेड्थ में, तो उसके एरिया पे क्या फर्क आता है। अब इस क्वेश्चन में ना तो लेंथ दी है ना तो ब्रेड्थ दी है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ आपको खुद ब खुद माननी पड़ेगी। तो अपनी सहूलियत से हम लोग इसको 20 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। अगर हम लोग, आप कुछ भी मान सकते हैं इन दोनों को, एरिया में फर्क परसेंटेज के हिसाब से सेम ही आएगा। अब अगर मैं लेंथ में 20% बढ़ाता हूँ तो आपके पास 20 का 1/5 आएगा 4, यानी अगर आपके पास पहले लेंथ 20 थी तो 24 हो जाएगी। अगर ब्रेड्थ की बात करूँ तो ब्रेड्थ 10 का 20% आपके पास होगा 2, यानी अगर पहले लेंथ 10 थी अब आपके पास हो जाएगी 12। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बी दाया आपके पास आएगा 200, यानी जहां पहले आपके पास 200 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आप यूनिट मान सकते हैं इतना एरिया था, अभी आपके पास आ रहा है 12 चौके 48, 4 12 में 24 और 4 होता है 28। अभी आपके पास आ रहा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। गैप आपको सामने दिखाई दे रहा है 88 में बड़ा है। परसेंट निकालने के लिए आप जो इनिशियल थी उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 44% ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ आपको लेंथ और ब्रेड्थ खुद से ही माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेंशन करके रखा है। अगर हम लोग x या y मानते हैं तो हमारे पास 2 कोफिशिएंट आ जाएंगे और इससे क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी सहूलियत से आप 20, जैसे मैंने 20 और 10 माना, आप 10 और 30, 40, 50 कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन आपका हर केस में 44% आंसर निकल के आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। कहता है यदि साइन थीटा माइनस रूट कॉस थीटा 0 के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करेंगे। साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा आपको 0 के बराबर दिया है। अगर मैं साइन थीटा को इस तरफ रखूं, इसे उस तरफ ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, आपके पास बनेगा √3 कॉस थीटा। अब cos थीटा को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये बनेगा आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है √3। अब tan थीटा की √3 वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री के ऊपर, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60 डिग्री। यही हमें चाहिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। आपको बोला गया है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये आपके पास आ गया sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। sin 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2
इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4, ये आपके पास आएगा 4, एलसीएम 4 आ गया आपके पास, 3 - 1 2/4, 2 × 2 2 × 4 1/2, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एज का यह क्वेश्चन देखिए अब किस तरीके से है। क्वेश्चन है 20 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार में जिसमें पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यानी कह रहा है प्रेजेंट एज से 20 साल पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु थी 23 साल। तो मैं यहां से उनका सम निकाल सकता हूं। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, और अगर आपको सम निकालना है तो वो होगा नंबर मल्टीप्लाई एवरेज। नंबर लोग आपके पास 2 हैं, एवरेज आपके पास यही है 23 दी हुई है आपके पास, दोनों की एज का सम आ जाएगा 46। अब वो कह रहा है वर्तमान में, यानी वर्तमान में ये 46 जो एज निकली ये कब की है? 20 वर्ष पहले की। यानी अगर मुझे दोनों की एज को प्रेजेंट में पहुंचाना है तो मुझे इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 20 साल हस्बैंड के बढ़ेंगे, 20 साल वाइफ के बढ़ेंगे, आपके ओवरऑल 40 साल बढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट में उन दोनों की एज का सम कितना है? 86। अब उन्होंने बोला है कि अब प्रेजेंट एज में परिवार में जिसमें पुत्र शामिल है, अभी लोग कितने हो गए? 3, और उनकी औसत है 34। तो मैं सम इससे भी निकाल सकता हूं। मेरे पास एवरेज दी हुई है 34, मुझे नंबर इस बार है 3, आपके पास आंसर निकल जाएगा 3 × 12 10 102। यानी अब उनकी परिवार में एज का सम है 102। अगर अकेले हस्बैंड और वाइफ को देखें तो उनकी एज का सम है 86। यानी ये जो एज का गैप बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? तो जो तीसरा उनका पुत्र शामिल हुआ है तो यही उनकी एज होगी। 86 और 120 दो के बीच में गैप होता है 16 का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने की बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है अगर किसी वस्तु को 5% की हानि पे, यानी आपके पास परसेंट वैल्यू दी हुई है 5%, अगर मैं इसे नंबर वैल्यू में चेंज करूं तो आपके पास 5% की नंबर वैल्यू निकल के आएगी 1/20। अब अगर मैं हमेशा की तरह डिनोमिनेटर को कॉस्ट प्राइस मान लूं तो आपके पास 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है 5% के लॉस पे बेचा तो 20 का 5% कितना होता है? 1। तो ऐसे में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 19। अब कह रहा है कि अगर उसकी बजाय 5% लाभ पर बेचा होता तो 20 का 5% कितना है? 1। अगेन तो प्रॉफिट भी 1 रुपए का हुआ होगा। तो ऐसे केस में उसका सेलिंग प्राइस रहना था 21। उसने बोला कि अगर 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचता तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक मिलते। यानी हानि पे उसने जितने रुपए में बेचा हुआ है, प्रॉफिट में जितने रुपए पर बेचता, उनके बीच का गैप कितने रुपए बताया हुआ है? 5 रुपए बताया। अब आपके पास अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग 19 से 21 के बीच का डिफरेंस होता है 2। यानी 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 5। आपसे 1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो वो आएगी 5/2। आपको पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान रखा है 20। आप 20 की वैल्यू 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 10 × 50। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है 6% वार्षिक दर से 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए 25,000 को रखेंगे सेंटर में, परसेंट जो आपके पास देके रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसको आप चेंज करेंगे नंबर वैल्यू में। 2 × 6 50, 3/50 आपका आएगा नंबर वैल्यू। जितने साल के लिए बोला गया है उतने आप लगाएंगे एरो। 2 साल के लिए बोला है 3/50 के हिसाब से यहाँ लगाएंगे, 3/50 के हिसाब से यहाँ लगाएंगे। आपके पास आएगा 0 से 0 बटा 5/25 500 1500 आपके पास यहाँ आएगा, 1500 आपके पास यहाँ आएगा। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मैंने आपको सिखाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में इसके ऊपर ब्याज लगेगा 3/50 के हिसाब से, जो कि 0 से 0 कटेगा आपके पास 5 से 15 30 30 90।
ये आपके पास दूसरे साल का ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है ये सारा जो भी ब्याज लगे हैं 1500 आपके पास हो जाएगा 3000 और प्लस 90 करेंगे तो 30 90। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है फरमान को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, कह रहा है एक परीक्षा में जो पासिंग परसेंटेज है वो आपकी है 60%, यानी अगर 60% नंबर आते हैं तो बंदा पास हो जाता है। अब फरमान ने कितने नंबर लिए, वो कह रहा है इसी बंदे ने 60 नंबर लिए और कितने नंबर से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर 60 नंबर और लेता तो पास हो जाता, यानी नंबर टोटल कितने चाहिए पास होने के लिए, 120। परसेंटेज में उसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है, 60%। पासिंग परसेंटेज 60 है, नंबर में वो 120 बनती है, यानी 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 120। यहाँ 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 60 2, और आपको पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% नंबर कितने हैं, वो आपके रहेंगे 100 × 2 दैट इज 200। ऑप्शन डी बिल्कुल इजी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। पेपर में आपके पास आया हुआ क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान होता है b²/a। अगर आप b²/a निकालेंगे तो b आपका है 30, 30 का स्क्वायर/a है आपके पास 12, 30 का स्क्वायर होता है 900, 12 आपके पास आ गया 12 7 83 आपके पास 6 12 60 75। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगर आपके पास यही आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था तो उसका फॉर्मूला होता है b × c/a। अगर आपसे पूछा होता है मीन प्रोपोर्शन तो उसका फॉर्मूला होता है √ab। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, जो भी आपसे पूछा होगा आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तृतीय या थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये रहता है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला रहता है, मीन प्रोपोर्शन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला रहता है। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वो वैकल्पिक रूप से एक एक दिन कार्य करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं तो ए कार्य शुरू करता है तो काम कितने दिनों में खत्म होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में खत्म करते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, 12 और 16 लूंगा, इनका टोटल वर्क निकलेगा आपके पास इन दोनों का एलसीएम 48, 12 चौके 48, 16 के 8। आपके पास ए की एफिशिएंसी भी निकल के आ गई, आपके पास बी की एफिशिएंसी भी निकल के आ गई। ए की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 3। अब आगे क्या कहता है यदि वो वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करे। यानी अगर मैं बात करूं पहले दिन की तो पहले दिन ए काम करेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ, 4 की एफिशिएंसी के साथ। अगर दूसरे दिन की मैं बात करूं तो दूसरे दिन आपका काम करेगा बी 3 की एफिशिएंसी के साथ। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी 4 3 4 3 ऐसे जब तक आपका जो पूरा काम है ये खत्म ना हो जाए। तो आपके पास इसका जोड़ा कितना बन रहा है 7 का, यानी 7 7 7 आपके पास रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसका एक साथ कंबाइंड एफिशिएंसी काउंट करूं 7 के हिसाब से 48 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 7 6 के 42। आपके पास 6 दिन में कितना काम हो जाएगा 42। यानी इस 2 के जोड़े से अगर मैं 48 तक जाने की कोशिश करूं तो 7 6 के 42 आपके पास 42 काम 6 दिन के अंदर। अब 6 मैंने दिन कितने कंबाइन लिए हैं 2 दिन, तो यहाँ आपको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 दिनों में आपका कितना काम हो जाएगा 42 काम हो जाएगा। अब उसके बाद 42 के बाद काम कितना बचा हुआ है 48, टोटल काम है 42 हो चुका है, आपके पास काम बचा है 6। अब बारी आखिर में किसकी आ रही है बी की, यानी अभी आपके पास अगले दिन किसकी बारी आएगी ए की। ए कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा 4, यानी 12 के बाद अगला दिन ए एक और काम करेगा जिसमें 6 से 4 काम और खत्म हो जाएगा। अब आपके पास तीन कितने हो गए टोटल 13। अब काम बचा हुआ है आखिर का 6 में से 4 हो चुका है, काम बचा है 2। एफिशिएंसी इस बार काम करेगी बी की, यानी 2 काम बचा है 3 की एफिशिएंसी से खत्म करेगा, यानी 13 + 2/3 13 से ही 2/3 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से
6.25% खर्च कर दिया, यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपए है तो उसके पास कुल कितनी राशि है। यानी कह रहा है रानवी ने जितने उसके पास पैसे हैं उसका 6.25% जो है वो खर्च कर दिया है। यदि उसके द्वारा किया गया खर्च 75, यानी आपके पास परसेंटेज में भी उसका खर्च दिया हुआ है और पैसों में भी दिया हुआ है। यानी आपके पास अगर उसके पास x हम लोग मान लेते हैं टोटल पैसे थे तो उसका 6.25% किसके बराबर दिया है, 75 रुपीज के बराबर। तो आप x की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6.25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 75। 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई 625/100 बराबर है 7500। एक बार फिर से ले जाइए तो आपके पास आएगा 7500 गुणा 100/625 कर देंगे, ये आपके पास आएगा 25 या 75 300, 25 25 600, 25 25 25 चौका 100। x की वैल्यू आपके पास आएगी 4 या 1200। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस ला रहे हैं, तो हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए जो भी इम्प्रूवमेंट्स या जो भी आपको क्वेश्चन में अगर समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।